Hello friends, this is SP. Welcome to Adhika Manch. We are present here with another new session that is Lux CTET 2020. तो फ्रेंड्स आज हम एक नई सीरीज़ को शुरू करने जा रहे हैं जो कि रहेगी लक्ष्य CTET 2020। तो इस सीरीज़ में यानी कि हम जो डिस्कस करने वाले हैं यानी पेडागोजिकल एस्पेक्ट्स डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ये पेडागोजी यानी कि शिक्षण शास्त्र जो रहेगा यानी कि मनोविज्ञान से संबंधित क्वेश्चंस रहेंगे। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं यानी कि इस सीरीज़ को। तो फ्रेंड्स ये रहा आज के लिए यानी इस सीरीज़ का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स क्वेश्चंस का जो डिस्कशन रहेगा बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे, ठीक है। चाहे टाइम कंज्यूमिंग सीरीज़ बेशक रहे, इस सीरीज़ में ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाएं, ठीक है। तो CDP में आप यानी कि 30 में से ये मेरा, ठीक है, आपसे यानी प्रॉमिस है कि 30 में से आप 25 प्लस ही ले पाएंगे, ठीक है, यदि ये सीरीज़ पूरी करते हैं और इसके साथ साथ जो CDP कंप्लीट कोर्स है उसको करते हैं। तो फ्रेंड्स यानी कि शुरू करते हैं। ये रहा आज के लिए फर्स्ट क्वेश्चन। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था यानी कि जन्म से लगभग 2 वर्ष की जो अवस्था है पियाजे की फर्स्ट स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के दौरान बच्चा ब्लैंक सबसे बेहतर सीखता है। यानी कि जो पियाजे की पहली अवस्था है जिसे हम सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं यानी कि केंद्रीय गामक अवस्था कहते हैं, उसमें से बच्चा सबसे ज़्यादा सीखता है। यानी किस चीज़ में? अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, या फिर भाषा के नई अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, या फिर इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, या फिर निष्क्रिय यानी न्यूट्रल शब्दों को समझने के द्वारा। तो फ्रेंड्स जब भी हम बात करते हैं यानी कि पियाजे महोदय ने यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के 4 स्टेजेस बताए हैं, यानी कि 4 स्टेज बताए हैं। उसमें जो फर्स्ट स्टेज है यानी कि जन्म से, ठीक है, जो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था है उसमें बच्चा जो सबसे अत्यधिक सीखता है यानी वो सीखता है इंद्रियों द्वारा, ठीक है। तो इस स्टेज को यानी सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं, इसीलिए क्योंकि वो इंद्रियों द्वारा सीखता है। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहेंगे पियाजे से संबंधित। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि 2 वर्ष तक जो बच्चा सीखता है इंद्रियों के द्वारा ज़्यादा सीखता है। अब हम यहाँ पे कुछ चीज़ डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स, यानी कि तो फ्रेंड्स पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की यानी कि 4 स्टेजेस बताए हैं। यदि हम पहले की बात करते हैं तो पहली जो स्टेज है उसे हम बोलते हैं सेंसरी मोटर, ठीक है। सेंसरी मोटर मतलब जो इंद्रिय गामक अवस्था है उसे जन्म टू ईयर यानी जन्म से 2 वर्ष, यहाँ पे 0 का मतलब जन्म है, यानी जन्म से 2 वर्ष की अवस्था है उसमें किस तरह का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, इस तरह से पियाजे ने बताया है। तो फ्रेंड्स इस अवस्था में सेंसेस के अकॉर्डिंग काम होता है, यानी कि हम बात करें सेंसेस एज अ टीचर, यानी कि जो बच्चे के जो सेंसेस जो इंद्रियां होती हैं, ठीक है, तो वो एक टीचर का काम करते हैं, क्योंकि बच्चा, हम कह सकते हैं कि एक टीचर की तरह काम करते हैं। बच्चा एक सेंसेस द्वारा सीखता है यानी इंद्रियों द्वारा सीखता है। यदि हम बात करें बच्चे में यानी कि लर्निंग बाय सेंसेस एज अ टीचर, ऑब्जेक्ट परमानेंस जो उसकी बहुत एक महत्वपूर्ण विशेषता है बच्चे में, इसी अवस्था में यानी जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था में बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस की अवस्था कहते हैं इसे। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब वस्तु स्थायित्व। इस अवस्था में बच्चे में वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। तो फ्रेंड्स ये सीधी विशेषताएं हैं जो पूछ लिया जाता है, यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस पियाजे के अकॉर्डिंग किस अवस्था में आती है। तो फ्रेंड्स वो हो गई यानी जन्म से 2 वर्ष की अवस्था। और बात करें इमिटेट, यानी कि बच्चा इस अवस्था में यानी कि इस अवस्था को अनुकरण की अवस्था पियाजे ने कहा है। बच्चा अनुकरण द्वारा सर्वाधिक सीखता है। सेंसेस के साथ साथ वो अनुकरण द्वारा अपने एल्डर्स, अपने बड़ों के द्वारा उनके जो भी चीज़ें वो करते हैं उनका वो अनुकरण करता है और सीखता है। तो फ्रेंड्स ये रही यानी कि फर्स्ट स्टेज। अब हम यानी कि इस क्वेश्चन में यानी कि फर्स्ट स्टेज से संबंधित क्वेश्चन पूछा तो वही चीज़ हम डिस्कस करेंगे। और यदि हम बात करें तो यानी कि सेकंड जो स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें पियाजे ने 2 से 7 वर्ष की अवस्था बताई है, ठीक है, उसकी बहुत सारी विशेषता हैं। थर्ड स्टेज की बात करते हैं तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि ये 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था है। और यदि हम 4th की बात करें तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसे पियाजे ने औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहा है। तो फ्रेंड्स यदि ये सारी के सारी स्टेजेस और पियाजे को आज अच्छी तरह से बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो फ्रेंड्स यानी कि CDP कंप्लीट कोर्स जिसमें 40+ वीडियोज़ हैं उसमें आप जाकर देख सकते हैं। पियाजे से संबंधित हमने 2 पार्ट किए हुए हैं अधिगम मंच चैनल पर, यानी कि अपने इसी चैनल पर बेहतर तरीके से आपकी अंडरस्टैंडिंग बन पाएगी। तो फ्रेंड्स यानी कि ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन का
ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। फ्रेंड्स, जो प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन यानी समाजीकरण की जो प्रक्रिया है उसमें सर्वाधिक यानी कि गहन और जटिल जो समाजीकरण होता है किस अवस्था के दौरान होता है? पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, व्यक्ति के पूरे जीवन में, या फिर प्रौढ़ावस्था के दौरान, या फिर किशोरावस्था के दौरान। तो फ्रेंड्स, जो एडोलेसेंस एज है जैसे यानी कि 13 to 18 और 19 की जो अवस्था है जिसे हम किशोरावस्था कहते हैं, जैसे यानी कि स्टैनले हॉल ने तनाव एवं तूफान की अवस्था कहा है। तो फ्रेंड्स, उस अवस्था में जो समाजीकरण का प्रोसेस होता है वो गहन और जटिल होता है। इसका एक कारण है क्योंकि इस अवस्था में बच्चे सिर्फ अपनी सोच, अपने यानी तनाव और तूफान होता है वो समाज से थोड़ा कट जाता है, ठीक है। वो अपने नए सिद्धांत, नए नियम समाज से क्वेश्चन करने लगता है। तो इस अवस्था में जो समाजीकरण का यानी एक प्रोसेस है या फिर बच्चे में जो समाजीकरण का जो गुण है वो थोड़ा जटिल हो जाता है। इससे पहले यदि हम बात करें जो समाजीकरण का प्रोसेस है, बच्चे सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है या बच्चा सामाजिक गतिविधियों में किस जो सोशलाइजेशन में भाग लेने लगता है तो वो बाल्यावस्था से ही, मतलब समाजीकरण का बच्चों का जो समाजीकरण है वो बाल्यावस्था से होने लगता है। लेकिन जटिल और गहनता की हम बात करते हैं तो वो किशोर अवस्था में के दौरान होता है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होता है, यानी कि किशोर अवस्था। नेक्स्ट अब हम चलते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 3। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। आनुवंशिकता को रिक्त स्थान सामाजिक संरचना माना जाता है। तो आनुवंशिकता यानी कि हेरिडिटी को किस तरह की सामाजिक संरचना माना जाता है? फ्रेंड्स, यहाँ पे गत्यात्मक, प्राथमिक, गौण या फिर स्थिर। तो फ्रेंड्स, आनुवंशिकता यानी कि हेरिडिटी जो है उसे एक स्थिर अवस्था माना जाता है, यानी कि स्टैटिक स्टेज माना जाता है। स्टैटिक मतलब स्थिर अवस्था। स्थिर अवस्था इसलिए क्योंकि ये जो गुण है यानी कि बच्चों में ये जो गुण आता है अपने पेरेंट्स के द्वारा, जेंस के द्वारा आता है, ठीक है। उनके यानी आनुवंशिकता जो पेरेंट्स से आए हुए बच्चों में गुण है वो विशेषताएं होती हैं, ये जेंस के द्वारा आती हैं, ठीक है। जिस तरह के माता पिताओं से गुण बच्चे में जन्म के दौरान आ गए, ज़िंदगी भर यानी कि जीवन पर्यंत वही गुण रहते हैं। यदि हम नेक्स्ट आनुवंशिकता के साथ यदि हम वातावरण यानी कि एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो फ्रेंड्स, वातावरण जो है वो एक गत्यात्मक है यानी कि डायनामिक है, डायनामिक प्रोसेस है, ठीक है, डायनामिक संरचना है। वो समय के साथ और वातावरण के साथ साथ यानी कि बदलता रहता है। वातावरण में किस तरह से बच्चा जाता है उसमें चेंजेस आते रहते हैं। लेकिन आनुवंशिक जो गुण होते हैं वो एकदम स्टैटिक यानी कि स्थिर होते हैं। जिस तरह का कोई गुण आ गया बच्चे में वो स्थिर रहता है। गुण की बात करें तो जैसे उसके बच्चे की आँखों का कलर यानी कि आइज जो कलर होगा एकदम स्थिर है। यदि ब्राउन है बच्चे की आँखों का कलर तो ज़िंदगी भर ब्राउन रहेगा। यदि वो ब्लैक है या काला है, ठीक है, तो काला ही रहेगा। यदि उसके बालों का कलर की हम बात करते हैं एकदम काले और घुंघराले हैं तो बाल इसी तरह के रहेंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो आनुवंशिकता है वो एकदम स्टैटिक यानी कि स्थिर है। तो फ्रेंड्स, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है। फ्रेंड्स, यानी कि लर्निंग का एक सिद्धांत है जो पूर्ण रूप से यानी संपूर्ण रूप से अवलोकनीय व्यवहार मतलब व्यवहार के अध्ययन पर आधारित है। तो सीखने के इस सिद्धांत को क्या कहते हैं या इसका किससे संबंध है? यानी कि व्यवहारवादी अप्रोच पर आधारित है या संरचनावादी अप्रोच पर या फिर संज्ञानवादी या फिर विकासवादी। तो फ्रेंड्स, यानी कि मनोविज्ञान की वह शाखा या वह अप्रोच जिसमें अवलोकनीय व्यवहार का अवलोकन किया जाता है, ठीक है, व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, उस अप्रोच को व्यवहारवादी अप्रोच कहते हैं, ठीक है। यानी कि व्यवहारिस्टिक अप्रोच में व्यवहार का अवलोकन किया जाता है किसी बच्चे या किसी व्यक्ति विशेष को समझने के लिए। यदि हम संरचनावादी अप्रोच यानी कि कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच की बात करते हैं तो संरचनावादी अप्रोच में यानी समग्र, संपूर्ण, ठीक है, या माइंड किस तरह से फंक्शन करता है उस अप्रोच पर ध्यान दिया जाता है। यदि संज्ञानवादी अप्रोच की बात करें तो कॉग्निशन मतलब किसी भी बच्चे या व्यक्ति का कॉग्निशन, संज्ञान किस तरह से काम करता है उस पर ध्यान दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑप्शन रहेगा ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण, फ्रेंड्स यहाँ पे समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता। तो फ्रेंड्स, समझ के लिए शिक्षण को कौन सा प्रदर्शित नहीं करता? सबसे पहले हम देखेंगे कि समझ के लिए शिक्षण होता क्या है। तो समझ के लिए शिक्षण मतलब इस तरह का शिक्षण जिससे
किसी बच्चे की समझ का विकास हो, सोच का विकास हो, विचारों का चिंतन, कल्पना शक्ति, संकल्पना, किसी वस्तु, किसी परिस्थिति, ठीक है, के प्रति बच्चा अपनी मौलिक अवधारणा प्रस्तुत कर सके, अपनी मौलिक अवधारणा बना सके। तो फ्रेंड्स ऐसा शिक्षण को हम समझ के लिए शिक्षण कहते हैं। और इस शिक्षण की यदि हम बात करें तो इसमें याद करने को बिल्कुल नकार दिया जाता है। कोई भी चीज़, कोई भी कॉन्सेप्ट को यदि बच्चा रटता है, रट मेमोराइजेशन करता है, तो वो समझ के लिए शिक्षण उसे नहीं कहा जा सकता। तो फ्रेंड्स अब ऑप्शन की तरफ चलते हैं, यानी कि समझ के लिए शिक्षण में कौन सी चीज़ शामिल होती हैं और कौन सी नहीं। तो कौन सी नहीं होती हैं उसको हमको हटा देना है। तो ए ऑप्शन कहता है यानी समानता और अंतर देखने और सादृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना। तो फ्रेंड्स यानी कि समानता और अंतर देखने के लिए मतलब एक चिंतन, एक जो सोच, एक अंडरस्टैंडिंग है, वो समझ के लिए शिक्षण, मतलब इस तरह का शिक्षण इस चीज़ की वकालत करता है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो ये यहाँ से नहीं हटेगा, ठीक है। नहीं के लिए पूछा है, ए बिल्कुल करेक्ट होता है। यदि हम बी की तरफ चलते हैं, विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाता। तो फ्रेंड्स हमने अभी जो बात की कि जो समझ के लिए शिक्षण है वो याद को बिल्कुल नकार देता है, किसी तरह से याद नहीं करने दिया जाता। अपनी एक समझ, अपनी एक विचार, कल्पना शक्ति, अवधारणा, संकल्पना आदि के लिए एक शिक्षण किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये बिल्कुल नहीं है, यानी कि ये हट जाएगा, ये गलत है। और हम और देख लेते हैं, परिघटना या अवधारणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो अभिव्यक्ति होती है और एक अवधारणा का विकास होता है, यानी कि समझ के लिए शिक्षण। तो फ्रेंड्स यानी ये सी ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। डी की बात करें, नियम कैसे काम करता है इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना। तो फ्रेंड्स ये भी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो यदि नहीं की बात करते हैं, यानी समझ के शिक्षण के लिए संबंधित नहीं है, प्रदर्शित नहीं करता, तो फ्रेंड्स वो जो रहेगा यानी कि बी रहेगा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 का। यानी विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों, सिर्फ एक अंकित तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना, ये समझ के लिए शिक्षण नहीं है। सिर्फ हम एकांकित तथ्य दे दें बच्चे को और कहें कि इनको याद कर लो, तो इस तरह से ये समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का जो ऑप्शन है बी बिल्कुल करेक्ट होता है क्वेश्चन के हिसाब से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। आंतरिक मतलब वो बच्चे जो इंटरनली, ठीक है। यदि हम अभिप्रेरणा की बात करते हैं तो फ्रेंड्स दो तरह की अभिप्रेरणा होती है, एक आंतरिक हो गई, एक बाह्य हो गई। आंतरिक जो बच्चे खुद से, ठीक है, अपने इंटरनल एबिलिटी के अकॉर्डिंग अपने खुद से अभिप्रेरित होते हैं, उसे आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं। बच्चे बाह्य रूप से अभिप्रेरित होते हैं, उसे बाह्य अभिप्रेरणा कहते हैं। उसके अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं, वो हम डिफरेंट क्वेश्चंस में देते रहे हैं। तो फ्रेंड्स यानी कि वे बच्चे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इस तरह के जो बच्चे हैं यानी कि उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, या फिर वे चुनौती भरे कार्य पसंद करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सही नहीं उसको हमें सेलेक्ट करना है। तो ए की बात करें तो ये बिल्कुल करेक्ट बैठता है कि कार्य उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। यदि कोई भी बच्चा आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है तो वो ऊर्जावान रहेगा और कार्य करते समय एकदम अपनी ऊर्जा का प्रदर्शन करेगा। यदि हम बी की बात करें, वे चुनौती भरे कार्य करना पसंद करते हैं, बिल्कुल सही है। जो बच्चे, जिन बच्चों के प्रति यानी जिन बच्चों में आंतरिक अभिप्रेरणा आती है, खुद से अभिप्रेरणा आती है, मोटिवेशन आती है, यानी किसी चीज़ की आवश्यकता वो महसूस करते हैं, तो वो किसी भी चुनौतीपूर्ण कार्य को करने के लिए सक्षम होते हैं और उसे करते भी हैं। सी की बात करें, ये हमेशा सफल होते हैं, ठीक है, सी ऐसा कहता है। डी की बात करें, उन्हें कार्य करने में आनंद आता है। तो फ्रेंड्स किसी भी बच्चे में जब तक अभिप्रेरणा, मोटिवेशन नहीं होगी किसी कार्य करने के लिए, तब तक वो कार्य में आनंद नहीं लेगा। तो ये बच्चे आनंद लेते हैं किसी कार्य को। तो फ्रेंड्स हम देख रहे हैं कि ये बच्चे हमेशा सफल होते हैं। सी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट। ये हमेशा सफल होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो बच्चे आंतरिक रूप से या बाह्य रूप से अभिप्रेरित होते हैं वो हमेशा सफल होते हैं, ये ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। क्योंकि सफल होने के लिए एक सर्कमटेंसेस, उस समय की परिस्थिति डिपेंड करती है कि उस समय उसके साथ क्या रहा और क्या चल रहा है। तो फ्रेंड्स यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। सफलता और असफलता दूसरी चीज़ है, लेकिन जो कार्य करने की क्षमता है वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए है। तो फ्रेंड्स ए, बी और डी बिल्कुल करेक्ट हैं, सी यहाँ से हट जाता है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषताओं की उपलब्धि चाहती है। कोई एक टीचर है, ठीक है, तो वो अपनी कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि, यानी अपने बच्चों के
अब उसकी क्लास के जो बच्चे हैं यानी कि प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यता की उपलब्धि चाहती है, जो उसकी क्लास के प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनकी उपलब्धि चाहती है, तो अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो करनी चाहिए और कौन कौन सी हैं जो नहीं करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स यानी कि इसके ऑप्शन की तरफ देखते हैं। इसके ऑप्शन ये रहे, तो क्या नहीं करना चाहिए, यानी कि विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना। ठीक है, या फिर हम बात करें उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना, या फिर गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सिखाना, या फिर तनाव को नियंत्रित करना। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रतिभाशाली बच्चों को उपलब्धि प्राप्त करने के लिए उसे क्या करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा क्या नहीं करना चाहिए, तो वो ऑप्शन हट जाएगा। तो सबसे पहले करना क्या क्या चाहिए, किस तरह से प्रतिभाशाली बच्चों को उपलब्धि प्राप्त करा सकती है कोई भी एक टीचर, कोई भी एक शिक्षक। तो सबसे पहले डी ऑप्शन की तरफ चलते हैं, यानी तनाव को नियंत्रित करना सिखाना। बिल्कुल सही, यदि बच्चे तनावग्रस्त रहेंगे तो वो कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, कोई भी उपलब्धि प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले एक टीचर को चाहिए कि वो तनाव को नियंत्रित करना सिखाए बच्चे। यदि बच्चे तनाव को नियंत्रित करेंगे तो वो आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स डी बिल्कुल करेक्ट होता है। यदि हम सी की बात करें, गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना, यानी कि शिक्षा से अलग जो अलग तरह की गतिविधियां उनमें आनंद लेना सिखाया जाना चाहिए, ये भी सही बात होती है। उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना चाहिए, बिल्कुल सही। उन्हें एक प्रतिस्पर्धा की अप्रोच उनमें डेवलप करनी चाहिए, क्योंकि वो प्रत्येक चुनौती के लिए तैयार रहें, उनके अंदर एक क्रिएटिविटी का निर्माण हो। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें सही बैठती हैं। यदि हम एक ही बात करें, विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग, तो फ्रेंड्स यानी कि कोई भी टीचर प्रतिभाशाली बच्चों की उपलब्धि प्राप्त कराना चाहती है तो उसे समकक्षियों से अलग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उस क्लास में किसी भी तरह के बच्चे, चाहे वो मंदबुद्धि हैं, चाहे वो सामान्य हैं, चाहे प्रतिभाशाली हैं, सभी को समान लेकर चलें। इस तरह की समावेशी शिक्षा भी कहती हैं। तो फ्रेंड्स क्या नहीं करना चाहिए, यानी कि ये नहीं करना चाहिए समकक्षियों से अलग, यानी जो क्लास में और स्टूडेंट्स बैठे हैं उनसे अलग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, उनके साथ रखकर उसे पढ़ाना चाहिए। इसी तरह से प्रतिभाशाली बच्चे अपनी उपलब्धि को प्राप्त कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8, छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है। फ्रेंड्स पठन कठिनाई महसूस करते हैं कुछ बच्चे, तो यहाँ पे प्राइमरी लेवल की बात हो रही है, तो कौन सा एक नहीं है, यानी कि शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, या फिर सुसंगत वर्तने में कठिनाई, या फिर वर्ण एवं शब्द पहचानने में कठिनाई, या फिर पठन गति और प्रभाव में कठिनाई। तो फ्रेंड्स प्राइमरी लेवल यानी प्राथमिक बच्चों की यदि हम बात करते हैं तो एक नहीं है, यानी कि शब्दों और विचारों को समझने में जो कठिनाई है वो प्राथमिक यानी छोटे बच्चों के विद्यार्थियों के लिए एक लक्षण नहीं है। वो इस तरह की पठन कठिनाई महसूस नहीं करते, ये नहीं है, बाकी सब हैं। यानी सुसंगत वर्तनी में कठिनाई उनको महसूस होती है। ठीक, छोटे बच्चों की बात हो रही है, यानी कि यहाँ पे 6 से 10 साल तक के बच्चों की, यानी जो प्राइमरी लेवल के होते हैं, वर्ण एवं शब्द पहचानने में कठिनाई होती है, पठन गति और प्रभाव में कठिनाई होती है, लेकिन शब्दों और विचारों को समझने में उनको कोई कठिनाई होती है। वो शब्दों को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, ठीक है, और विचारों को भी समझ पाते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 9, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षार्थियों का आत्म नियम की ओर संकेत करता है। तो फ्रेंड्स आत्म नियम किस ओर संकेत करता है, सबसे पहले हम आत्म नियम को जानेंगे। आत्म नियम होता क्या है। तो फ्रेंड्स आत्म नियम की जब भी हम बात करते हैं, आत्म नियम में मतलब जो बच्चा होता है अपने अधिगम परीक्षण स्वयं करता है। अपना जो अधिगम परीक्षण है, अपने उसने कितनी चीज़ें सीखी उसका खुद से परीक्षण करता है। इस तरह की उसमें योग्यता होती है, या इस तरह की योग्यता का उसमें विकास होता है या कर पाता है। तो आत्म नियम जो होता है उसमें जो कोई भी व्यक्ति या बच्चा है अपना अधिगम परीक्षण खुद कर पाएगा, और उसमें इस तरह की योग्यता होती है, या इस तरह की योग्यता का वो विकास कर पाता है। तो फ्रेंड्स ये रहा आत्म नियम। अब हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं। विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम विनियम, विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए जो नियम होते हैं वो आत्म नियम होते हैं। फ्रेंड्स ऑप्शन ए बिल्कुल हट जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अनुशासन और नियंत्रण, वो खुद पे अनुशासन करते हैं और नियंत्रण करते हैं, ऐसा ही बिल्कुल नहीं है, ये आत्म नियम के अंतर्गत नहीं आता। या फिर अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता, या फिर डी की तरफ चलते हैं, विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनियम बनाना, यानी कि विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए नियम बनाना, ये आत्म नियम के अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ए, बी और डी ऑप्शन हट जाते हैं। यदि सही ऑप्शन की बात करें तो सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, क्योंकि अपने
सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की जो योग्यता होती है, जितना भी बच्चे सीखते हैं वो खुद उसका आकलन कर सकें, खुद उसका पर्यवेक्षण कर सकें, ये आत्म नियम के अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 10। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 इस सीरीज़ का यानी कि लास्ट क्वेश्चन। हम प्रत्येक सीरीज में प्रत्येक पार्ट में यानी कि ये पार्ट 1 कर रहे हैं यानी कि लक्ष्य सीटेट 2020 मनोविज्ञान पेडागोजी से संबंधित। तो फ्रेंड्स ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता या माना जाता। सीखने का जो एक लक्षण है वो निम्नलिखित में से नहीं है, यानी कि व्यवहार का अध्ययन, ठीक है, या फिर अनअधिगम अनलर्निंग में भी सीखने का हिस्सा, लर्निंग भी सीखने का एक हिस्सा है, या फिर सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है, या फिर सीखना कुछ ऐसी चीज़ है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होते हैं। तो फ्रेंड्स जब भी हम सीखने के लक्षणों की बात करते हैं तो बी की बात करते हैं हम अनलर्निंग, यानी कि अनलर्निंग भी सीखने का एक हिस्सा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। यदि बच्चा कुछ भी नहीं सीख रहा है, यानी खाली बैठा है, यानी अनलर्निंग, उससे कुछ भी लर्निंग प्रोसेस नहीं हो रही, तब भी बच्चा अपने एक्सपीरियंसेस से, ठीक है, अपने एल्डर से सीखता रहता है। तो फ्रेंड्स ये भी एक अधिगम का हिस्सा है, यानी कि बच्चा सीख रहा है। सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है, बिल्कुल करेक्ट है, जो व्यवहार के अंदर मध्यस्थता करती है या परिवर्तन करती है, इस तरह की एक प्रक्रिया है, ये भी सही होता है। सीखना कुछ ऐसी चीज़ है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटती है, बिल्कुल करेक्ट है। अनुभवों का सीधा सीधा अनुभव और व्यवहार का सीधा सीधा संबंध और परिवर्तन का सीखने से है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो करेक्ट रहेगा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, व्यवहार का अध्ययन। व्यवहार का अध्ययन जो है वो सीखने का एक लक्षण नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है फ्रेंड्स, इसे डिस्कस करते हैं। यानी कि व्यवहार होता है, ये कहा जा सकता है कि व्यवहार के अनुकरण, व्यवहार का जो अनुकरण है उसके द्वारा बच्चा सीखता है, यानी व्यवहार का अनुकरण करके बच्चा सीखता है। एक कोई बड़ा बच्चा है, ठीक है, उसके व्यवहार से छोटा बच्चा बिल्कुल सीखेगा, किस तरह से बड़ा बच्चा व्यवहार करता है, किस तरह से चलता है, किस तरह से बोलता है, ठीक है, किस तरह से अपने पेरेंट्स का रेस्पेक्ट करता है, तो छोटा बच्चा उससे सीखेगा, उसे हम लर्निंग कह सकते हैं ये। लेकिन यदि हम बात करते हैं व्यवहार का अध्ययन, यानी स्टडी ऑफ बिहेवियर, तो फ्रेंड्स ये जो है स्टडी ऑफ बिहेवियर की जब भी हम बात करते हैं तो एक परिभाषा है, ये परिभाषा मनोविज्ञान के यानी कि साइकोलॉजी के अंतर्गत हम व्यवहार का अध्ययन करते हैं, ना कि ये सीखना है। तो सीखने का लर्निंग जो प्रोसेस है वो व्यवहार द्वारा सीखना तो है, लेकिन व्यवहार का अध्ययन नहीं है। तो फ्रेंड्स यानी कि 20वीं शताब्दी में यदि हम बात करते हैं मनोविज्ञान के अध्ययन की, मनोविज्ञान क्या है, तो वो व्यवहार का अध्ययन है। तो यहाँ पे एक और चीज़, यानी जो व्यवहारवादी हैं या व्यवहारवाद के पिता जिसे हम कहते हैं तो वो वॉटसन है। वॉटसन महोदय को यानी कि व्यवहारवादी बेहवियरिस्ट कहा जाता है, यानी कि व्यवहारवाद के पिता, ठीक है। तो जब भी हम व्यवहार के अध्ययन की बात करते हैं वो मनोविज्ञान है, यानी मनोविज्ञान की एक शाखा कह सकते हैं, मनोविज्ञान की परिभाषा कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा लास्ट क्वेश्चन, यानी कि 10th क्वेश्चन का जो ऑप्शन है ए बिल्कुल करेक्ट होता है, यानी व्यवहार का अध्ययन। व्यवहार का अध्ययन कभी भी सीखना नहीं हो सकता, कोई भी बच्चा व्यवहार द्वारा सीखे तो उसे लर्निंग कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप ये सीरीज़ आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह के हम इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते रहेंगे, ये जो सीरीज़ है कंटिन्यू रहेगी। यदि आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक करें, कमेंट के थ्रू कोई भी क्वेरी है उसे दें, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से ज़रूर इस सीरीज़ को शेयर करें। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल अधिगम मंच को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। दैट वाज एसपी सिंह साइनिंग ऑफ।